हम्म तो अभी जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ये चैप्टर इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, और इसमें ना मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं, तो ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर में ना बहुत सी चीज़ें ऐसे भी हैं, कुछ टॉपिक्स ना जो जेई के हैं। जैसे कि एक आता है आपका ओमेगा वाला, कि अर्थ इतने एक्सिस पे घूम रही है, इतने डिग्री वाले। तो उसमें आज तक नीट में कोई सवाल नहीं आया, वो मतलब जेई के कॉन्सेप्ट के ज़्यादा है। ठीक, तो हम इसमें वो वाली चीज़ें देखेंगे ना, नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पी वाई क्यू उसमें ले रखे हैं वो सारे नीट के लिए रखे हैं, और वो वाले पी वाई क्यू लिए हैं जो 18, 19, 20, 21, 22, 23 इन पी वाई क्यूज़ में है। ठीक है, ज़्यादा पुराने नहीं, लेटेस्ट वाले, और लेटेस्ट वाले जो जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो टर्म है, दो टर्म कौन कौन से हैं? एक तो है ग्रेविटेशन, एक है ग्रेविटी। ठीक है, सबसे पहले हमें इन चीज़ों का मतलब समझना है। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। ठीक है, मान लो दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, किसकी वजह से? इनके मासेस। सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारी फिंगर है, आप देखो ये दो फिंगर्स हैं। आप भी ऐसे करो, ऐसे करो, दोनों फिंगर्स को सीधे रखो। ठीक है, हमारे दोनों फिंगर में मास है। अब आप आइज क्लोज रखो, अपनी आइज क्लोज रखो, मतलब अगर आप कर रहे हो तब रखना, ठीक है, वरना मेरे को देखो अभी। ठीक, तो देखो ये जो हमारे जो फिंगर्स हैं ये अपने आप एक दूसरे के पास आती रहेंगी, और आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं करोगे तो अपने आप पास आती रहेंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक, आप कितना भी दूर रख लो, ये थोड़ी देर में पास आ जाएंगी अपने आप। ठीक, तो ये जो चीज़ है इसे कहते हैं ग्रेविटेशन, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक, अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने कहा कि फोर्स लगती है भाई, अगर दो मासेस हैं तो उन मासेस के बीच में फोर्स लगती है, उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। अब वो फोर्स निकालते कैसे हैं? उस फोर्स को निकालने का जो लॉ दिया वो दिया न्यूटन ने। ठीक है, वो लॉ क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन masses is directly proportional to product of masses and inversely proportional to distance to, यहाँ पे आएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आया? हाँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस is directly proportional to mass, product of mass and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, तो इसे समझते कैसे? इसको समझने के लिए यह है कि स्टार्टिंग से पढ़ो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। सपोज एक का मास है m1, एक का मास है m2, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, m1 m2 के प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज m1 और m2 जो है वो उनके बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/r स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बोला है ना। अब इन दोनों को अगर जोड़ दो तो कैसे बनेगा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा जी। तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बना आपका फॉर्मूला। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये अभी आपको समझाता हूँ मैं, एक मिनट रुकना ज़रा। हाँ, ये जो ग्रेविटेशन थी, ठीक है, ग्रेविटेशन क्या था कि दो मासेस हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ऐसे ऐसे पास आओ, पास आओ, ऐसे पास आ रहे हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सपोज हमने ऊपर से कोई चीज़ फेंकी तो वो नीचे गिरती है। जैसे जो आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे, तो पेड़ के उसके नीचे उसके ऊपर सेब गिर गया था, ये एग्जाम्पल सुना है ना हर जगह। हाँ, तो जो चीज़ जो अर्थ के अंदर जो कैपेसिटी है कि वो हर चीज़ को अपने पास खींच पाए, अर्थ के अंदर जो कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो हर चीज़ को अपने पास खींच पाए, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। और ये हम दिखाते हैं स्मॉल ची से, स्मॉल ची से। और ग्रेविटेशन का जो ये था ये हमने किससे दिखाया था, कैपिटल ची से। तो समझ आया आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ग्रेविटी वो होती है जिससे अर्थ अपने पास खींचती है ज़मीन पे, और ग्रेविटेशन क्या होता है जो दो मासेस के बीच में लगता है, ठीक। अब देखो सवाल पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का डिस्टेंस मतलब रिलेशन बताओ, ठीक है। तो रिलेशन है ये, जी कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। अब इसमें ये क्या क्या है, सपोज अर्थ ले लेते हैं हम, अर्थ ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पे अर्थ का रेडियस, और एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा यहाँ पे अर्थ का मास। तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया इन दोनों के बीच का, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। समझे। अब जैसे देखो, चलो आपको एक अगली चीज़ बताता हूँ, इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड ग्रेविटी। अब देखो इस पे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों, तो इन दोनों फॉर्मूले में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाले, हर साल एक या दो क्वेश्चन देते ही देते हैं। तो अब जैसे देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब हम ग्राउंड पे, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा, जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो हमारी जो वो है ग्रेविटी वो कितनी होती है, 9.8, 9.8 लिखते हैं ना हम, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ के, या अर्थ के नीचे जाते हैं, तो एक ग्रेविटी जो है ना ये कम होती रहती है। मान लो यहाँ पर 7 हो गई, और नीचे गए तो 6 हो गई, और नीचे गए तो 5 हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो कभी 7 हो गई, कभी 6 हो गई, कभी 5 हो गई, ऐसे वो घटती रहती है। ग्राउंड पे रहती है मैक्सिमम 9.8, और ऊपर या नीचे जाओ तो घटती है, ठीक है। तो सपोज करो, अब हमने यहाँ पे ले लिया एक अर्थ, यह है हमारी अर्थ, ठीक है, और ये हो गया उसका रेडियस कैपिटल आर, और यहाँ पे आपने रखा है कोई ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप वहाँ तक लेकर आ गए, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। अब आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि हाइट जो है हम अर्थ से नापते हैं, अर्थ के सेंटर से नहीं नापते, हम ज़मीन पे खड़े हैं। ज़मीन क्या है, ज़मीन एक अर्थ का सरफेस ही तो है, ज़मीन जो है अर्थ का सरफेस ही तो है, अर्थ का सेंटर थोड़ी है। अर्थ का सेंटर तो वो सब होता है जहाँ पे ज्वालामुखी का लावा वावा होता है ना, वो सब होता है। तो हम वहाँ से हाइट थोड़ी नापते हैं ना, हाइट हम तो ज़मीन से नापते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि एच को हम हमेशा सरफेस से लेते हैं। तो देखो ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे होगा, यह है न्यू ग्रेविटी, और यह है ओरिजिनल ग्रेविटी। ओरिजिनल ग्रेविटी मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 9.8 या फिर 10,
ठीक है, 9.8 रखते हैं इसको। अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। एच क्या है? एच ये वाली हाइट है, कि हम कितना ऊपर लेकर गए, और हाइट क्या है, और आर क्या है? रेडियस। तो हम इससे जो हमारा नई ग्रेविटी की वैल्यू होगी उस हाइट पर जो भी इस ग्रेविटी की वैल्यू होगी हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आता है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। ठीक, अभी हम ऊपर लेकर गए थे, अब हम गहराई में लेकर जाएंगे। तो गहराई का फॉर्मूला क्या है? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, और यहाँ पे डी क्या है? डेप्थ। ठीक है, तो ऐसे डी इसमें डेप्थ है। तो यहाँ पर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ओरिजिनल ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 या फिर 10। 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस। डेप्थ कहाँ से नापोगे आप? सरफेस से। ओके, सपोज इतना नीचे हो आप, इतना नीचे नाप रहे हो, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आगे। इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये देखा था ना आपने, जी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम। ये वाला फॉर्मूला देखा था ना। तो इसका आर को मैं यहाँ नीचे ले गया जी एम के। ठीक है, तो हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी कम है, अगर रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी क्या है? कम है। अब देखो, हमारी जो अर्थ है ना, वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है, प्रॉपर स्फीयर नहीं है। उसकी शेप ना ऐसे थोड़ा अंडाकार, अंडाकार बोलते हैं ना घर में, थोड़ा अंडे जैसे शेप जैसी वैसी है। तो देखो, इक्वेटर वाला जो रेडियस होता है, ये इक्वेटर है और ये पोल है। पोल होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इक्वेटर वाला जो रेडियस है वो पोल वाले रेडियस से बड़ा होता है। इक्वेटर वाला रेडियस पोल वाले रेडियस से बड़ा होता है, तो रेडियस इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल्स। ठीक है, अगर देखो रेडियस पे इक्वेटर ज़्यादा है तो रेडियस पे ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होगी पोल से, क्योंकि पोल्स पे रेडियस कम है, तो पोल्स पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और जहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा आती है, जहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा आती है, वहाँ पे अगर आप वेट मशीन से अपना वेट चेक करोगे ना, तो आपका वेट ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आपका वेट जो आएगा पोल्स पर ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। समझे? पोल्स पे आपका वेट आएगा ज़्यादा, पोल्स पे आप ज़्यादा मोटे हो जाओगे। ओके, तो हो जाएगा ऐसे। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है अभी तक? अब आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज करो इसका मास है कैपिटल एम और ये हमारे स्मॉल एम है ही। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया आर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया आर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है रेशो ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको हमने ई से निकाल दिया। ठीक है, रेशो ऑफ फोर्स टू मास, इस पे लग रही है ना फोर्स, तो इसका हो जाएगा मास। ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा है और इस पे लग रही है, तो जिस पे लग रही है उसका मास। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स को हम लिखते थे जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अब नीचे डिवाइड किससे? एम नॉट से, एम नॉट से डिवाइड कर दो, तो ये कट गया। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, और ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है,
हैवी चीज़ है, ठीक। सपोज इसका मास कैपिटल एम है, ये एम नॉट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस जी एम, जी एम यहाँ पर भी था, जी एम यहाँ पर भी है, अपॉन आर। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर था, यहाँ पर आर स्क्वायर था, और ये क्या है, सिर्फ आर, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस एक नॉर्मल फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हम्म अब कभी कभी ना क्या होता है कि मान लो दो मासेस हैं, हम्म इसका मास है m1, इसका है m2, ठीक। सपोज दो मासेस हैं m1 और m2। वो आपसे पूछेगा, आप देखो इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लगेगी, दोनों पास पास आएंगे ना, ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो वो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का वर्क बता दो, कि ये आपस में पास पास आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का वर्क बता दो, वर्क कितना होगा, ठीक है। वर्क या फिर एनर्जी, तो वर्क या फिर एनर्जी दोनों लगभग एक ही बात है, तो उसका फॉर्मूला है माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। क्या है, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। तो ऐसे आप वर्क निकाल सकते हो। हम्म तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक। अब आते हैं कैपलर्स के लॉ, ठीक। तो ये लॉ आपको थोड़े से पता होना चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ क्या क्या होते हैं। तो कैपलर ने ना तीन लॉ दिए थे। तो पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहले लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑर्बिट। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन, ये तो आपको पता है कि सन बीच में रहता है और उसके साइड में सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में घूमते हैं। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकस, टू फोकाई। अब जैसे देखो, मान लो हमारी अर्थ घूम रही है, तो सन या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। मान लो अर्थ यहाँ पर है और सन यहाँ पर है, तो हमारे यहाँ कौन सा सीज़न आता है, गर्मी का सीज़न आता है। अब मान लो अर्थ है यहाँ पर है और सन यहाँ पर मौजूद है, तो फिर हमारे कौन सा सीज़न आता है, सर्दी का सीज़न आता है। ये सिर्फ समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए कि सन जो है दो फोकस होते हैं, इनमें से किसी एक पे होता है, ठीक। तो ये सिर्फ आपको याद करने वाली चीज़ है, ज़्यादा आपको इसमें नहीं करना, ठीक। फिर आता है लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरिया। सपोज हमारा सन है, ठीक, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तुमने इसे एक दिन का टाइम दिया, ठीक है, जब ये यहाँ, जब अर्थ हमारी यहाँ थी, तो वो यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गई, सपोज करो यहाँ से उठ के अर्थ यहाँ पर आ गई, तो उसने एक दिन में इतना एरिया ले लिया। सपोज करो अब कि कभी अर्थ यहाँ थी और तुमने एक दिन बाद फिर से देखा, तो उसने इतना एरिया कवर किया। तो ये कह रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल अगर होगा, हमने टाइम इंटरवल एक दिन रखा ना दोनों में, दोनों केसेस में हमने टाइम इंटरवल कितना रखा है, एक दिन रखा। तो इक्वल इंटरवल अगर टाइम इंटरवल होगा, तो अर्थ जो है ना इक्वल एरिया बनाएगी, मतलब ये वाला एक एरिया इक्वल होगा इस वाले एरिया के, ठीक है। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल होगा, मान लो आपने इसे भी 5 मिनट के लिए छोड़ा, ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ा, तो जितना भी एरिया बनेगा वो बराबर बनेगा, ठीक। फिर आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ सपोज करो, सपोज क्या करो मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो ये है हमारा सन, ये है हमारी, ये है सन, यार ये है सन, ये है अर्थ। हम्म अब अर्थ घूम रही है, तो अर्थ का जो घूमने का टाइम पीरियड होगा, मतलब एक चक्कर लगाने में मान लो टाइम लगेगा टी। हम्म तो उसका रिलेशन क्या है, तो उसका रिलेशन है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
ये उसका रिलेशन है, ये आपको बस याद होना चाहिए। ये थर्ड लॉ बोलता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड और रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्यूब ऑफ सेमी मेजर, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस का मतलब वो कर रहा है रेडियस से बात। तो रेडियस किसका? अर्थ का या फिर प्लैनेट का जो चक्कर लगा रहा है सन के। ठीक है, रेडियस किसका? अर्थ का। रेडियस किसका? अर्थ का। अब ना कुछ वेलोसिटीज़ हैं, उनका आपको याद करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब हम कोई भी सैटेलाइट को छोड़ते हैं, तो सैटेलाइट को हम जब छोड़ते हैं स्पेस में, तो हम उसे इतना रखते हैं कि भाई वो हमारी अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर तो कर पाए। ऐसा थोड़ी कि उसे बहुत दूर भेज देंगे कि वो अर्थ को देख ही नहीं पाए सैटेलाइट। मतलब एक लिमिटेड डिस्टेंस भी तो रखेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिट तक भेजना। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट वो होता है जिस पाथ में अर्थ चक्कर लगा रही होती है। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट वो स्पेस होता है जहाँ पे अर्थ सन के चक्कर लगा रही होती है। उस ऑर्बिट तक भेजना, उससे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। उससे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उसकी वैल्यू, उसकी जो फॉर्मूला है वो है g r² अपॉन r प्लस एच। मान लो हमने उसे h हाइट तक भेज दिया, तो आप बताओ उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो, मैं बताऊं तो इसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना, कोई ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये फॉर्मूला ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। ठीक, इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो, आपको ज़रूरी नहीं कि अर्थ दें, आपको कोई और प्लेनेट दे देंगे जिसका रेडियस आपको दे देंगे कुछ 2000 3000 ऐसा कुछ रेडियस दे देंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि इसकी वैल्यू निकालो। तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो है ना, √GR वाला, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा ध्यान से रखना है। तो देखो, जब हमने अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली है, जब हमने अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली तो वो कितनी आई है? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि नेहरू नगर से RDC जाके वापस आ जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, 4 किलोमीटर है और ये लगभग लगभग कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। ठीक, तो मतलब जाने और आना 1 सेकंड के अंदर, इतनी तेज होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऐसी आती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी एस्केप वेलोसिटी क्या है? देखो, ये था, हमारी अर्थ घूम रही है और ये है इसका ऑर्बिट। ये जो लाइन है ये इसकी ऑर्बिट है, ये इसकी ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट तक भेजना तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और ऑर्बिट से भी ज़्यादा दूर भेज देना कि मतलब वो कभी वापस ही नहीं आ पाए। वो कभी देखो, जो ऑर्बिट में भेजी हुई चीज़ है ना वो वापस आ सकती है, लेकिन जो ऑर्बिट से भी ज़्यादा दूर भेज दिया ना वो कभी वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसके भी दो फॉर्मूले हैं। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला याद होना ज़रूरी है। √2GR, √2GR। ठीक है, तो इसका फॉर्म, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एक तो। और ये देखो, इसकी वेलोसिटी अर्थ के लिए कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ के लिए है। जैसे ऊपर थी ना 7.92, वो भी अर्थ के लिए थी, ये भी अर्थ के लिए है। ठीक, अब देखो एस्केप वेलोसिटी का ना एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है V = R√ρ। अब देखो, R का मतलब हो गया रेडियस, चलो ये तो समझ आ गया। रो का मतलब क्या है यहाँ पे? डेंसिटी। रो का मतलब है डेंसिटी। ठीक, तो ये यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, R√ρ वाला। एक ये वाला याद रखना है, और एक ये वाला याद रखना है। बाकी टाइम पीरियड वगैरह का रखना चाहो तो रख लो, वरना ऐसे जितना क्वेश्चन नहीं है इन पे भी। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। हम्म, हम्म, A body of weight 72 Newton on surface of Earth, ठीक है,
ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है इसका वेट एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, बॉडी का वेट सरफेस पे कितना है, 72 न्यूटन। ठीक है, और हमें हाइट कितनी दे रखी है, हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। सपोज रेडियस ऑफ अर्थ हमने आर मान लिया, तो हाइट कितनी है, r/2। ठीक है, तो देखो वेट क्या होता है, सबसे पहली चीज़ होती है वेट। वेट होता है mg, मास होता है कांस्टेंट, तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, g। g चेंज हो रहा है, ग्रेविटी चेंज हो रही है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, वेट कितना है इसका 72। और उधर ग्रेविटी की बात उधर कर रहा है। तो फिर इसको हम लिखेंगे इसे, तो यहाँ पे नॉर्मल जी लिख दो आप यहाँ पे नॉर्मल जी लिख दो कि जब नॉर्मल जी है तो आपका वेट आ रहा है 72, जब नॉर्मल ग्रेविटी है तो आपका वेट आ रहा है 72। अब सपोज एक्स वेट हो गया, कब होगा वो, जब ग्रेविटी हमारी चेंज होगी। ठीक है, और वो कब हुई, जब हम उस एक चीज़ को थोड़ी हाइट पे ले गए। तो वो कैसे होगा, जी, उसका फॉर्मूला था ना हमने पीछे देखा था, जी 1+h/r का होल स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो, जब ग्रेविटी जी थी, नॉर्मल जी, तो आ रहा था 72 वेट। लेकिन जब हम थोड़ी हाइट पर लेकर गए, हाइट कितनी हाइट पर, जब हम उसे हाइट पर लेकर गए r/2 की, तब ग्रेविटी चेंज हुई होगी। तो ग्रेविटी चेंज हुई होगी, तो जब ग्रेविटी जी डैश हुई तो वेट हो गया होगा एक्स, और ये एक्स वाला वेट हमको निकालना है। ठीक है, जब ग्रेविटी नॉर्मल जी थी तब वेट था 72। अब हम उसे एक हाइट पर लेकर चले गए ऑब्जेक्ट को, तो ग्रेविटी चेंज हुई होगी जी डैश, तो वेट हो गया होगा एक्स। तो अब हम पहले जी डैश निकालेंगे। तो जी डैश कितना होगा, जी डैश आएगा जी 1+h/r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जी रहने दो, 1+h कितना है, h है हमारा r/2, h है हमारा r/2, r/2, और नीचे r तो ऑलरेडी होता ही है, का होल स्क्वायर। r से r कट गया, कट गया, तो हो जाएगा g, और नीचे 1+1/2। 1+1/2 कितना होता है, 2 + 1 3/2। अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो रहेगा 2/3g। ठीक है, अब हमें मिल गया 2/3g। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है जब ग्रेविटी g थी तो आया 72, और जब ग्रेविटी 2/3g है तब वेट आएगा x। अब इन दोनों के बीच में ना आप इक्वल्स टू का साइन लगा दो, ऐसे करके इक्वल्स टू का साइन। और ऐसे ऐसे नीचे वो भी लगा दो, ये डिवाइड करते हैं ना ऐसे वाला। तो देखो जी से जी तो कट गया। अब ये 2/3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्स इधर जाएगा, तो एक्स इधर आ गया, 72 इंटू 2/3। सॉल्व करो इसे, 72 2 ज़ा 144/3, ये आ जाएगा 48 न्यूटन। 48 न्यूटन, समझे। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या है, बॉडी है जिसका वेट है 200 न्यूटन, जब ग्रेविटी है जी। अब बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है जी,
हाउ मच विल इट वेट डाउन टू सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, तो मतलब ये जो है ना, ये इसे उठा के ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ पे लिया है, और सेंटर ऑफ अर्थ के सरफेस तक की दूरी कितनी होती है, आर। तो उन्होंने आपको डेप्थ कितनी दे दी है, आर के बराबर, क्योंकि सेंटर तक ही लिया है ना वो, तो डेप्थ हो गई यहाँ पे आर के बराबर। तो जब ग्रेविटी जी थी तब वेट था 200 न्यूटन। अब ग्रेविटी जी डैश हो गई तो वेट कितना हो जाएगा, एक्स। तो पहले जी डैश निकाल लो। जी डैश होगा जी 1 - d/r, 1 - d/r। ठीक है, तो यहाँ पे जी रहेगा 1 - डेप्थ कितनी है, आर के बराबर, नीचे भी आर, तो आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, तो ये हो गया 1, आर 1 जा आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 1 - 1, ये 1 - 1 हो गया ना, आर 1 जा आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। तो जब ग्रेविटी ही 0 हो जाएगी तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, वेट भी हमारा हो जाएगा 0। ये भी नीट का सवाल है, ये भी नीट का सवाल है। अब आप बताओ हार्ड है ये, मतलब थोड़ा बहुत है लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, पहले आप ये वाला देखो। इन्होंने रेशियो पूछा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, और दोनों का रेडियस और वो दे रखा है रो, दोनों का रेडियस और रो दे रखा है। तो आपको याद है ना कि हमने एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, r√ρ वाला, तो बस वही लगाना है। तो पहले अर्थ के लिए लगा लेते हैं, अर्थ के लिए लगा लेते हैं। तो अर्थ का रेडियस कितना है, r, और डेंसिटी कितनी है, रो। तो अर्थ का तो नॉर्मल वैल्यू यही आ गई। अब लगा लेते हैं प्लैनेट के लिए। तो प्लैनेट का रेडियस कितना दे रखा है, 2r, 2r अंडर रूट 2 रो, 2 रो। इन्होंने पूछा है, तो पूछा है रेशो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, तो इनका रेशो कर दो। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ पहले लिख दो, फिर लिख दो 2r√2p। अब देखो आपको ऑप्शन में ना ऐसे नहीं देगा, ऑप्शन में आपको क्या करेगा, आर से आर काट देगा, √p से √p काट देगा। तो क्या बचा, ऊपर तो बचा 1 और नीचे क्या बचा, 2√2। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब देखो एक रिलेशन आता है द VE, एस्केप वेलोसिटी VE एंड V0, V0 क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी, आर रिलेटेड बाय। अब जैसे देखो इन्होंने रिलेशन पूछ दिया दोनों के बीच का, तो रिलेशन में ना सबसे पहला फॉर्मूले की तरफ जाया करो। V0 का फॉर्मूला क्या है, √GR, और VE का फॉर्मूला क्या है, √2GR, VE √2GR। V का फॉर्मूला क्या है, V का फॉर्मूला क्या है, √2GR, और V0 का है √GR। तो देखो GR से GR काट दो, क्या बचा, VE, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये V0 ऐसे जाएगा, इज इक्वल्स टू √2 V0, VE इज इक्वल्स टू √2 V0। ऐसा कोई ऑप्शन है, VE इज इक्वल्स टू √2 V0, हाँ ये है, टिक हो गया। अब बचे हैं 2 सवाल और, जिससे आपके चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से फिनिश। देखो एक ना चीज़ होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे निकालते हैं वो चीज़, थोड़ी सी मैं बताऊँ तो इन सब चीज़ों से हार्ड है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर एक चीज़ रखी हुई है जिसका ये आर है। ठीक है, ये आर है। तो जब ये रखी हुई है तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल, पहले हम पोटेंशियल की बात करेंगे, बाद में पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है,
तो पहले हम पोटेंशियल देखो। कैसे बता सकते हैं ये वाला? तो पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था क्या था कि एक चीज़ जब इस पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, इसका मास था कैपिटल एम, इसका था स्मॉल एम, तो हमने पोटेंशियल क्या देखा था? माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर, ये देखा था हमने पोटेंशियल। ठीक है, आप सपोज करो अर्थ का मास यहाँ पे एम है और इसका है स्मॉल एम, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा हमारा माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन देखो। द वर्क डन टू रेज अ मास एम फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट एच इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, हाइट इन्होंने क्या दे रखी है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। अब इसको यहाँ से उठा के दूर कर दो ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, और रेडियस इसका है ही। तो आप इस वाले ऑब्जेक्ट का ना पोटेंशियल निकालो, इस वाले ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल निकालो। आप पोटेंशियल ना हमेशा सेंटर से निकालते हैं। ठीक है, तो जब वो हाइट आर पे गया, तो जब वो हाइट पर गया तो उसका पोटेंशियल कितना आएगा? माइनस जी एम तो कांस्टेंट रहेगा अपॉन आर प्लस अंदर वाला आर। आर देखो, ये आर कहाँ तक का? ये आर यहाँ तक का ही है ना, प्लस अंदर वाला आर, टू आर। तो जब आपने दोनों पोटेंशियल, तो इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें आपको देखो सरफेस वाला पोटेंशियल निकालना है और हाइट वाला निकालना है। सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है और हाइट पे निकालना है, और दोनों को माइनस कर देना है। सरफेस पे पोटेंशियल निकालना और हाइट पे पोटेंशियल निकालना, दोनों को कर देना माइनस। ठीक है, तो देखो हाइट वाले में से सरफेस वाले को माइनस करना होता है, तो माइनस जी एम अपॉन टू आर माइनस माइनस जी एम अपॉन आर। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन टू आर प्लस जी एम अपॉन आर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जी एम अपॉन टू आर प्लस का। जब आपने पोटेंशियल निकाल लिया, अब देखो क्या करना है। अभी पोटेंशियल कितना आया? जी एम अपॉन टू आर आया, जी एम अपॉन टू आर, ये पोटेंशियल है और हमसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। ठीक है, अब आपको आखिरी स्टेप में जाके क्या करना होता है? आखिरी स्टेप में जाके जो छोटा वाला मास है ना, छोटा वाला मास, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है। ठीक है, तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर। ये बन गया फाइनल आंसर। लेकिन अब एक बात और देखो कि हमने स्टार्टिंग में रिलेशन देखा था जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। तो आजकल जो जी एम, अब देखो यहाँ पे जी एम आ गया, तो जी एम की जगह जी आर स्क्वायर भी दे सकता है ना आपको, जी आर स्क्वायर एम अपन टू आर से आर कट गया, तो ऑप्शन में ना आपको वो ऐसे भी दे सकता है एम जी आर अपॉन टू। तो आपको ये भी आंसर मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि भाई ऑप्शन में कैपिटल जी के नाम दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, कहीं कैपिटल जी को वो कन्वर्ट करवा रहा हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मेरे को लगा नहीं, फीलिंग अच्छी नहीं है कि मैंने अच्छा समझाया। ठीक है, a body when taken from surface to height of twice radius, height यहाँ पे क्या है? twice radius of earth, find change in potential energy। ठीक है, हाइट कितनी रखी है? टू आर। तो हमने पहले क्या किया था? पोटेंशियल निकाला था सरफेस पर, सरफेस पे निकाला था। ये मान लो अर्थ है हमारी प्यारी सी, सरफेस पे निकाला था। सरफेस पे पोटेंशियल कितना आया था? माइनस जी एम अपॉन आर। रेडियस कितना है? आर। अब वो कह रहा है कि सरफेस से वो दुगनी हाइट पे ले गए हैं, टू आर, और अंदर का डिस्टेंस है आर। तो हाइट पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल? माइनस जी एम अपॉन टू प्लस वन, थ्री आर।
अब हाइट वाले में से सरफेस वाले को माइनस करना है, तो कर दो माइनस जी एम अपॉन 3r माइनस माइनस जी एम अपॉन आर, ये आ जाएगा 2/3 जी एम अपॉन आर। और आखिरी स्टेप में क्या करना होता है, स्मॉल एम की मल्टीप्लाई। आ गया अपना आंसर। अब आप तो या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, या फिर वो जी एम को क्या लिख देगा, स्मॉल जी आर स्क्वायर। जी एम को क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर। जी एम को जी आर स्क्वायर लिख देगा, 2/3 जी आर स्क्वायर एम आर, आर से आर कट गया तो ये बच गया 2/3 एम जी आर। तो आपको या तो ये ऑप्शन मिल सकता है या ये मिल सकता है, और इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर भी कंप्लीट। थैंक यू।